स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपने एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज क्लासिकल लिबरलिज़म, जिसको हम लोग चिरस्मत उदारवाद के नाम से जानते हैं। और इस क्लासिकल लिबरलिज़म में हम लोग बेसिकली तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जेरेमी बेंथम के चिंतन से किस प्रकार रिकार्डो माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ और बाद में चल करके जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल प्रभावित होते हैं। उनके विचारों को लेकर के, उपयोगितावाद के सिद्धांत को लेकर के क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से ये आधुनिक उदारवाद के लिए एक नींव रखी जाती है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडमंड बर्क जो था वो एडमंड बर्क एक अनुदारवादी या कंजर्वेटिव थिंकर के तौर पे हमारे सामने आता है। अब आज जिस पुस्तक के माध्यम से मैं आपके बीच बात कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स फ्रॉम सोक्रेटिस टू द एज ऑफ आइडियोलॉजी, ब्रायन आर नेल्सन की लिखी हुई किताब है। ये पियर्सन पब्लिकेशन की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी किताब है ये। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली मूलतः इंग्लिश में है, तो मैं इसको इंग्लिश पुस्तक के माध्यम से करूँगा और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जेरेमी बेंथम पे, कि जेरेमी बेंथम एक ऐसा दार्शनिक था जिसने प्राकृतिक कानून का ये आलोचना करता है। और बाद में शुरुआती जो 19वीं शताब्दी का उदारवाद है, उस उदारवादी विचार को कैसे ये डेवलप करता है। तो जेरेमी बेंथम जो 1748 से 1832 इसका टाइम पीरियड है, इट मीन्स कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी दोनों ही इरा में ये आएगा। अब बेंथम की प्रमुख पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, 1789 में ये किताब आई थी। अब जेरेमी बेंथम का एक फेमस स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट हम सबको ध्यान रखना चाहिए और जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो कहता है कि यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद के चिंतन को किस प्रकार वो बताने की कोशिश कर रहा है। नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। इट इज़ फॉर देम अलोन टू पॉइंट आउट व्हाट वी आउट टू डू as well as to determine what we shall do। इसका मतलब है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभु मालिकों के अधीन रखा है, एक तो है दुख और दूसरा है सुख। अब उपयोगितावाद का जो चिंतन है, जो जेरेमी बेंथम का जो आइडिया है, वो बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है कि किस प्रकार मनुष्य हमेशा अपने जीवन में अधिकांश सुखों की आकांक्षा, मैक्सिमम हैप्पीनेस के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और इसलिए जेरेमी बेंथम कहता है कि हमें ऐसे ही संस्थाओं को, ऐसे ही कानूनों को, ऐसे ही न्याय व्यवस्था को हमें एडॉप्ट करना चाहिए जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि कर सके। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की ये बात करता है। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल जन कल्याण को लेकर के ये आता है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस क्या है, तो ये मैक्सिमम
पब्लिक के इंटरेस्ट को ये फुलफ़िल करे। अब मनुष्य का स्वभाव कुछ इस प्रकार से होता है कि वो हमेशा अधिक से अधिक सुखों की कामना करता है और ऐसे ही कानूनों को, ऐसे ही विधियों को वो प्रमोट करना चाहता है। अब कहता है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट्स द यूटिलिटेरियन कंसेप्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। अब एडमंड बर्क के विचारों के उलट ये कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए। मीन्स ऐसे लॉज, ऐसे कानून, ऐसे संस्थाओं का निर्माण हो जो अधिक से अधिक लोगों तक सुखों की प्राप्ति कराई जा सके। अब वो कहता है कि प्लेजर जो है, सुख जो है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं और उस मेज़र को करने के लिए उसने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं कि कैसे हम सुखों की गणना कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जेरेमी बेंथम जो था वो सुखों की गुणवत्ता से ज़्यादा वो सुखों के मात्रा पे फोकस करता है। इट मीन्स कि ही इज़ मोर कंसर्न विथ द क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट रादर देन क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। प्लेजर may be said to be of lesser or greater value depending upon certain measurable variables such as intensity, duration, fecundity and so on। अब जेरेमी बेंथम से संबंधित जो आइडिया है, बेंथम ने अपने एथिक्स को, अपने नैतिकता के चिंतन को वो मैथमेटिक्स में समाहित करता है और वो अपने इस मेथड को फेलिसिफिक कैलकुलस का नाम देता है। फेलिसिफिक कैलकुलस का नाम ये देता है। अब जैसे अगर हम थॉमस हॉब्स कानून को परिभाषित करता है कि व्हाट इज़ लॉ, तो लॉ एज ए कमांड और पावर। थॉमस हॉब्स के हिसाब से लॉ जो था वो एक कमांड के तौर पे, एक पावर के तौर पे था। बट बेंथम का जो सिस्टम है वो कहता है कि लॉ इज़ सिंपली द पावर टू क्रिएट प्लेजर और इन्फ्लिक्ट पेन, नॉट एज इन द नेचुरल लॉ ट्रेडिशन द रिफ्लेक्शन ऑफ सम लार्जर एथिकल ऑर्डर। तो थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत था, उस सामाजिक संविदा सिद्धांत में प्राकृतिक कानूनों पे ज़्यादा फोकस होता है और कानून को एक कमांड के तौर पे, सत्ता के तौर पे, शक्ति के तौर पे परिभाषित करता है। लेकिन जेरेमी बेंथम उससे असहमत होते हुए कहता है कि लॉ सिंपली एक ऐसा पावर है जो प्लेजर को प्रमोट करता है, और प्लेजर मीन्स सुखों को प्रमोट करता है और दुखों को कम करने पे फोकस करता है। अब बेंथम के पॉलिटिकल विज़न को हम लोग आगे चल कर के देखते हैं कि बहुत सारे बड़े दार्शनिकों ने, जिसमें प्रमुख नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल जो 1773 से लेके 1836 तक का पीरियड था और वो बेंथम का सबसे डिवोटेड डिसाइपल जेम्स मिल है। अब उपयोगितावादियों के लिए अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो वो बात करता है, वो कहता है कि पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। क्योंकि तत्कालीन ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो उसका लोअर हाउस है, लोअर सदन है, निचला सदन है, उसमें उस समय तक प्रतिनिधित्व संस्था वो एक तरह से नहीं थी। और ये चल करके 1911 में जब ब्रिटिश कानून में संशोधन होता है तब जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक शक्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक जो आंदोलन थे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स की वजह से अब एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स डेवलप होता है। अब इसी वजह से वो दो चीज़ पे फोकस करता है। पहला तो कि पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सुधार की आवश्यकता है, और दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार, फ्रेंचाइजी का अधिकार मिलना चाहिए। अब इसका उद्देश्य ये था, जेरेमी बेंथम का उद्देश्य ये था
कि पार्लियामेंट में जो धनाढ्य जमींदारों का जो दबदबा था, उस धनाढ्य जमींदारों का ब्रिटेन में, उसके अधिकारों में कटौती हो, और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जो लीडरशिप तैयार हो रही थी, जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास लाइन ऑफ लीडरशिप जो तैयार हो रहा था, उस लीडरशिप को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। हालांकि बहुत रेजिस्टेंस होता है, चूँकि जो पार्लियामेंट का जो हाउस ऑफ कॉमन्स उस समय पावर नहीं था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अधिकांश जो धनाढ्य लैंड होल्डर्स, ज़मींदार और इस तरह के लोग थे, तो वो अपने फ्यूडल, अपने सामंतवादी हितों को प्रमोट करने के लिए वो बेंथम के आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चूँकि ब्रिटेन तब तक एक इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पे एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चूँकि अभी तक ब्रिटेन में आ चुका था, हो रहा था बहुत तेज़ी से, और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रिटेन में एक नए तरह का एक मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है। और मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस होता है, तब ये मिडिल क्लास के इमर्जेंस के बाद से एक आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण की बात की जाती है। और आधुनिक आधुनिक उदारवादी जो राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य ये था ताकि जो आर्थिक संरचनाएं थी, जो इकोनॉमिक ऑर्डर था, जो मार्केट सिस्टम था, उस मार्केट सिस्टम पे अधिक से अधिक कब्जा किया जा सके। और मार्केट को हम लोग जैसा देखते हैं कि एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के पिता के तौर पे भी जाने जाते हैं, तो वो एक लेसेस फेयर कंसेप्ट लेकर के आते हैं। लेसेस फेयर का कंसेप्ट ये था कि बाज़ार को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, और बाज़ार चूँकि अपने इस प्रतिस्पर्धा में, इस कंपटीशन में बाज़ार अपने आप को बेहतर तरीके से निखार सकता है। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो उस तत्कालीन जो 18वीं 19वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, ये लोग एक ऐसे राजनीतिक व्यवस्था को बनाना चाह रहे थे जहाँ पे राज्य की भूमिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट का जो सिस्टम था, वो मार्केट सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से प्रमोट हो सके। अब इसी में जेम्स मिल जो था, जेम्स मिल ने अपने राइटिंग्स में, अपने आइडियाज़ में, जो जेम्स मिल की बहुत ही पॉपुलर किताब थी एसे ऑन गवर्नमेंट में वो बात कहता है कि ही ट्राइज टू अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द ओनली लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंस इट अलोन कन्फर्म्स टू द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इट मीन्स कि यूटिलिटी के आइडिया को, उपयोगिता के आइडिया को जेम्स मिल कहता है कि इस उपयोगितावाद के सिद्धांत को तभी हम सार्थकता दे सकते हैं, वैधानिकता दे सकते हैं, जब प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था हो सके। और ये प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वही एक लेजिटिमेट, एक वैधानिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक सरकार का एक वैधानिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए जेम्स मिल उपयोगितावाद के सिद्धांत को बहुत ही सपोर्ट करता है। ये कहता है कि मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी जो है, यानी राजतंत्र और कुलीन तंत्र जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, वो वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए जेम्स मिल अरस्तु के जो मिश्रित संविधान का जो कंसेप्ट था, अरस्तु के मिश्रित संविधान के कंसेप्ट को भी वो रिजेक्ट करता है। अब डायरेक्ट और क्लासिकल डेमोक्रेसी अगर हो तो वो अच्छा है, लेकिन चूंकि अब राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था और सिटी स्टेट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, और ये संभव नहीं था कि नगर के या राज्य के सारे लोग मिलकर के किसी नीतियों का निर्धारण करें और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करें, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात वहाँ पे की जाती है कि सारे लोग, चूँकि संभव नहीं है ऐसा कर पाएँ कि सभी लोग खुद ही पार्टिसिपेट करें, इसलिए सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधियों को भेजें, और वो प्रतिनिधि वहाँ पे जाके शासन व्यवस्था में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, और संविधान का, कानून का और अन्य विधायी व्यवस्था का वो लोग निर्माण करें। अब मिल कहता है कि that the democratic element in the representative system is not in and of itself sufficient. He therefore offers a proposal that now forms a part of the general stock of liberal constitutional wisdom.
legislators must be limited in the duration of time they actually exercise power. In this way they will have less time to promote their own senators. एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि ठीक है, ये प्रतिनिधि जाने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए, लेकिन उनके लिए भी एक टाइम का लिमिटेशन होना चाहिए, एक टाइम का लिमिटेशन होना चाहिए, ताकि वो वो एक लाइफ टाइम के लिए इसका मेंबर अगर नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में वो अपने निजी हितों पे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाएंगे और वो सामान्य हितों की तरफ फोकस करेंगे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक बार विधायक या सांसद अगर बनता है, विधायी संस्थाओं में वो जाता है, तो वैसी स्थिति में वो हमेशा वो सुख का जीवन जीना शुरू करता है। लेकिन अगर हम उसके लिए टर्म निश्चित कर दें और उसको बार बार मौका अगर नहीं दिया जाए, तो वैसी स्थिति में वो वैसे ही कानून बनाएगा, वैसा ही काम करेगा, ताकि वो कल के डेट में जब आम जनता बनता है तो उससे उसको भी समझ में आए कि ये उसका लाभ क्या है। अब जेम्स मिल का जो आइडिया है, वो आइडिया ये था कि द ओनली लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर मिल इज़ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एडल्ट्स, और जिसको हम लोग वन मैन वन वुमेन वोट के तौर पे हम लोग जानते हैं। अब मिल हालांकि कहता है कि मिल के आइडियाज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके फोकस है, वो बहुत सारे क्राइटेरिया बताता है। वो कहता है कि 40 साल से ज़्यादा के जो मेल हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, एंड बहुत सारी आलोचनाएं भी उनकी होती हैं। एनीवेज, लेकिन अब हम लोग इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आते हैं, तो जहाँ पे एडम स्मिथ का नाम हमारे बीच आता है, और एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में पब्लिश होता है, और ये क्लासिकल और लिबरल इकोनॉमिक्स के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है ये पुस्तक। इसमें ये लेसेस फेयर कैपिटलिज्म को ये प्रमोट करने की बात करता है। कहता है कि जो लेसेस फेयर कैपिटलिज्म है, जहाँ पे बाज़ार प्रतिस्पर्धी होगा, बाज़ार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक अनसीन हैंड, एक इनविजिबल हैंड, एक अदृश्य हाथ इसमें होता है जो बाज़ार को स्वतः ही रेगुलेट करता है। बाज़ार को रेगुलेट करने के लिए किसी राज्य का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रेगुलेशन होता है इसका। तो इस तरह से एडम स्मिथ अपने इस लेसेस फेयर के सिद्धांत के माध्यम से भी क्लासिकल लिबरलिज्म के विचारों को प्रमोट करता है। अब एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो माल्थस और हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो ऐसे लोग थे, इन लोगों ने भी क्लासिकल लिबरलिज्म के थ्योरी को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। रिकार्डो माल्थस का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिकार्डो माल्थस वो कहता है कि जो रिकार्डो माल्थस का जो आइडिया था, वो आइडिया बेसिकली ये था कि